अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी हाँ नाजरीन, कुछ भी हो हमें इस चीज़ को मान कर चलना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी मालूमात की ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता चलता। तो नाज़रीन, आज का वीलॉग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, कैंसलेशन ऑफ बेल इन नैब केसेस। यानी कि ये कि बेल का खारिज होना जो नैब केसेस के अंदर जो ग्रांट की जाती है उसकी कैंसलेशन के मुतालिक। नाज़रीन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी खूबसूरत जजमेंट आई है जिसके अंदर उन्होंने कुछ बुनियादी असूलों को उजागर किया, ये कि यानी कि ये किस तरह से बेल को कैंसलेशन या बेल को ग्रांट किया जाता है, क्या जो पोस्ट अरेस्ट और प्री अरेस्ट बेल हम ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत लेते हैं, क्या नैब के केसेस के अंदर भी इन्हीं प्रोविजंस की रूह से मामलात को डिसाइड किया जाता है या फिर आइन की कोई फंडामेंटल राइट्स की प्रोविज़न है जिसकी बुनियाद के ऊपर इन बेल्स का जो है वो फ़ैसला किया जाता है। परवसिव मटीरियल और प्लॉजिबल मटीरियल के अंदर फ़र्क क्या होता है? अगर एक ही मटीरियल के अंदर दो ओपिनियन फॉर्मुलेट किए जा सकते हों तो अक्यूज़ को जो फेवर करता है कोर्ट को उस ओपिनियन की तरफ अपना झुकाव करना पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह भी बताई गई। नाज़रीन, इन सारे क्वेश्चंस को हम अपने इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक को भी फॉलो कर लें ताकि आपको कानूनी मालूमात और इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो नाज़रीन, आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। बात कुछ इस तरह है कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक हालिया जजमेंट दी जिसके अंदर डिवीज़न बेंच जो कि ऑनरेबल उमर अता बंदयाल साहब जो इस टाइम चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो बहुत ज़्यादा एलेबोरेटेड जजमेंट देते हैं और हर जो है वो लॉ पॉइंट को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि लॉ स्टूडेंट जो है वो उसके अंदर अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकता। और हमारी जो पहली खातून जस्टिस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी गई हैं, जस्टिस आयशा मलिक पर मबनी ये बेंच था। इन तीनों ऑनरेबल जजेस ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक जजमेंट कैंसलेशन ऑफ बेल इन नैब केसेस दी। उसके सियाको सबाक कुछ इस तरह से हैं कि हमारे एक जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे खुर्शीद शाह साहब, उनकी बेल जो है वो जो सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने ग्रांट की उनको, और उनके जो रिलेटिव जिनको उस केस के अंदर मुलव्वस किया गया था उनकी बेल को भी उसके अंदर उन्होंने एक्सेप्ट किया। नैब ने उस बेल को लेके उसकी कैंसलेशन फ़ाइल की एपेलेट जुरिसडिक्शन के अंदर, क्योंकि अब एपेलेट जुरिसडिक्शन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बनती थी और उन्होंने उसके अंदर जो है उसकी कैंसलेशन मूव कर दी। जो बुनियादी एलिगेशन लगाई गई थी उस रेफरेंस के अंदर वो यही थी कि खुर्शीद शाह साहब ने जो है वो अपने रिलेटिव के साथ मिलकर करप्शन की है और उनके रिलेटिव के नाम पर कुछ असासा जात हैं जिनकी वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे। ऑस्टेंसिबली वो उनके ऑनर हैं लेकिन उनकी जो मनी ट्रेल है वो उनकी तरफ से दिखाई नहीं देती, तो लिहाजा कुछ किक बैक जो है वो खुर्शीद शाह साहब ने लिए हैं मुबैना तौर पर और अपने रिलेटिव के नाम पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा दी हैं। ये नैब का मौक़िफ़ था उस रेफरेंस के अंदर। तो रेफरेंस के अंदर जब बेल अप्लाई की गई खुर्शीद शाह साहब की तो उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो एक्सेप्ट हो गई और उनके कुछ रिलेटिव की जो है वो प्री अरेस्ट बेल भी जो है वो आर्टिकल 199, क्योंकि मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो नैब के केसेस के अंदर बेल अप्लाई की जाती है वो CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत नहीं अप्लाई की जाती, वो आर्टिकल 199 के तहत रिट पिटिशन के ज़रिए जो है वो फ़ाइल की जाती है। क्योंकि नैब के अंदर, नैब के लॉ के अंदर उस तरह से बेल की प्रोविज़न सर नो मौजूद ही नहीं है। उस पर एक अलग से बहस हो सकती है, लेकिन अभी जो सर-ए-दस्त मैं बताना चाहता था वो यही था कि इसके अंदर बेल की प्रोविज़न नहीं होती। तो पहला पॉइंट आपने एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये याद रखना है कि नैब के केसेस के अंदर बुनियादी तौर पर हम रिट पिटिशन फ़ाइल करते हैं, ना कि बेल पिटिशन। अच्छा,
दूसरी ये जो इन्होंने फ़ाइल की कैंसलेशन ऑफ बेल के लिए, वो अपीलेंट जुरिसडिक्शन के लिए अपीलेंट जुरिसडिक्शन के अंदर फ़ाइल की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब ने। और उसके अंदर जो बुनियादी चीज़ कही गई थी वो यही थी कि जो अपीलेंट जुरिसडिक्शन है उसकी जो कोर्ट की जुरिसडिक्शन है उसको दो बुनियादों के ऊपर इन्वोक किया जा सकता है। एक तो ये है जैसे कि उन्होंने जजमेंट के अंदर भी अपना हवाला दिया, उन्होंने कहा द कोर्ट रियली इंटरफेयर्स ऑन टू ग्राउंड। एक तो ये है कि जब इम्प्यूग्ड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल परवर्सिव हो ऑन द फेस ऑफ इट, परवर्सिव यानी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि मटेरियल जो है वो बिल्कुल अक्यूज़ के अगेंस्ट हैं, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वो परवर्सिव जो है वो इम्प्यूग्ड ऑर्डर जो परवर्सिव है, इतना ख़राब है कि अपनी बुनियादों पे खड़ा नहीं हो सकता। एक तो ये बुनियाद हो सकती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आने की, और दूसरी बुनियाद उन्होंने ये कहा था कि या फिर ये कि जो मटीरियल है वो ऑन द जो मटेरियल अवेलेबल है उसको इग्नोर किया गया हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये दो बुनियादें हैं जिनकी ऊपर जो है वो अपीलेट जुरिसडिक्शन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की है फॉर द कैंसलेशन ऑफ बेल कोर्ट के अंदर आया जा सकता है। इसके अंदर उन्होंने जजमेंट का हवाला भी दिया जो आप स्क्रीन पर गालिबन देख भी सकते हैं। उसके अंदर जो है वो ज़ारो वर्सेस स्टेट 1947 सुप्रीम कोर्ट पेज 11 पर है, और इसके अलावा जो है वो सिद्रा अब्बास वर्सेस स्टेट जो 2020 SCMR 2089 पेज पर है, उसका भी हवाला उन्होंने दिया। और तीसरी जो जजमेंट जो है वो फरीद वर्सेस ग़ुलाम हुसैन जो 1968 की है सुप्रीम SCMR और 924 जो पब्लिश हो चुकी है उसका हवाला दिया। और एक चौथी जजमेंट जो है वो खालिद सेगल वर्सेस स्टेट जो कि पब्लिश हो चुकी है PLD 1962 सुप्रीम कोर्ट, जिसका पेज नंबर है वो 495 है, उसका उन्होंने हवाला दिया इन टू ग्राउंड्स को बताने के लिए। अच्छा, अगला जो पॉइंट इसके अंदर काबिल ज़िक्र है वो यही है कि जो नैब के केसेस हैं उसके अंदर बुनियादी तौर पर जो बेल की ग्रांट है वो हमें ज़ाब्ता फ़ौजदारी के प्रिंसिपल से वो आप उनकी सपोर्ट नहीं लेते, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि वहाँ से बोरो की गई है। जब नैब के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेल का फ़ैसला करेंगे तो वो आइन की आर्टिकल की जो है उनकी जो प्रोविजंस है उनकी बुनियाद पे करते हैं। वो उन्होंने तस्करा भी किया इस जजमेंट के अंदर कि ये कौन सी बुनियादी तौर पर जो आर्टिकल हैं जिनको कोर्ट मद्देनज़र रखता है। वो आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 10A है और आर्टिकल 14 है, जो कि ऑपरेशनल स्कीम्स ऑफ नैब ऑर्डिनेंस उधर से जो है वो इन आर्टिकल को मद्देनज़र रख के फिर ऑनरेबल कोर्ट जो है वो फ़ैसला करती है कि बेल ग्रांट करनी है या नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर ज़ाब्ता फ़ौजदारी का जो बुनियादी आर्टिकल हम 497 है उसको मलूज़े ख़ातर नहीं रखते, क्योंकि बेल की प्रोविज़न जो है वो मौजूद ही नहीं है नैब केसेस के अंदर। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। अब हमने याद ये रखना है कि ये वो आर्टिकल की प्रोविज़न्स हैं जिनको बुनियादी तौर पर दोनों कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि नैब कोर्ट आज खुद तो जो है वो नहीं ले सकती किसी की बेल, उसके अंदर बेल की प्रोविजन नहीं है। तो जब ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है फ़ैसला करेंगे तो वो इन आर्टिकल की प्रोविजन को मद्देनज़र रखेंगे, ना कि सेक्शन 497 जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी का है उसका। अच्छा, ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। अगला जो पॉइंट इसके अंदर काबिल ज़िक्र है वो उन्होंने बताया कि आपने डिस्टिंक्शन एक ड्रॉ करनी है कि कौन सी चीज़ जो है वो लेस प्लॉजिबल है और कौन सी जो है वो परवर्सिव ओपिनियन है। अब परवर्सिव मैंने जैसे बताया कि बिल्कुल मटेरियल अवेलेबल नहीं है और कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी, लेकिन ये कहा जाए कि लेस प्लॉजिबल। अब प्लॉजिबल क्या है? प्लॉजिबल वो है कि जो अपील करे कोर्ट को कि ये मटेरियल अवेलेबल है। जैसे इस केस के अंदर उन्होंने कहा कि जी ये बिनामी ओनर है, प्रॉपर्टी जो खुर्शीद शाह साहब ने अपने रिलेटिव के नाम पे लगा दी है। अब ये कोर्ट ने कहा जी कि ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो है वो लेस प्लॉजिबल ओपिनियन की बुनियाद के ऊपर अगर बेल दी जाए, लेकिन उसे आप परवर्सिव ओपिनियन नहीं कह सकते।
तो हमें समझना पड़ेगा कि परवर्सिव ओपिनियन और लेस प्लॉजिबल ओपिनियन क्या होता है। उसका पैरा मैं आपको बड़ा खूबसूरत ड्राफ्ट किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारे जज हैं ऑनरेबल सैयद मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने लिखा है कि जी इन दिस रिगार्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन लेस प्लॉजिबल ओपिनियन एंड परवर्सिव ओपिनियन must not lose sight of. When two opinions can reasonably be formed on the basis of same material, both passes a plausible opinion, while it can be argued that one opinion is more or less plausible than the other. None of them can be termed as perversive opinion. A perversive opinion is the one which no prudent person can reasonably form ऑन द बेसिस ऑफ अ मटीरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड, कि कोई भी रीज़नेबल बंदा जो है वो ओपिनियन अपना फॉर्मुलेट ना कर पा रहा हो कि जी बिल्कुल ये लग रहा है कि गुनाहगार हैं और छोड़ दिया गया है, तो ये एक परवर्सिव ओपिनियन है। उनकी सेल डीड है, उनकी मनी ट्रेल अवेलेबल है, उनके ऊपर साइन अंगूठे हैं, उनकी कोई फुटेज पाई गई हैं, उनके विटनेसेस मौजूद हैं, तो ये अगर फिर भी आप उसकी बेल लेते हैं तो वो फिर एक परवर्सिव ओपिनियन उसे रीज़नेबल जो शख्स है वो कह सकता है। लेकिन एक ही मटेरियल के ऊपर आप अगर दो ओपिनियन फॉर्मुलेट कर सकते हो, जिसे आप लेस प्लॉजिबल यानी कि जो मानने में आता हो और मोर प्लॉजिबल जो बहुत ज़्यादा मानने में आता हो, अगर वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं तो फिर आप उसको परवर्सिव नहीं कहेंगे। तो ये लॉ स्टूडेंट ऑफ लॉ के तौर पर ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है जो मैं अपने सारे स्टूडेंट से कहूँगा कि आप इसको ज़रूर से गौर से पढ़ें और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लेस प्लॉजिबल ओपिनियन और परवर्सिव ओपिनियन के अंदर क्या फ़र्क है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट सखर ने उस बुनियाद के ऊपर इनकी बेल पिटिशन को एक्सेप्ट किया। तो ये एक पॉइंट मैं जिसका तज़किरा करना चाहता था। अब आगे चलते हैं, वो बड़ी खूबसूरत बात जो है वो अक्सर कोर्ट कहते हैं और फिर उन्होंने कही, क्योंकि बेल जिन लोगों की लगी होती है उनके रिलेटिव जो है वो बेचारे कोर्ट्स के अंदर धिक्के खा रहे होते हैं, इतना लेंथी प्रोसीजर है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना होता है। तो ये बहुत ही उम्दा बात उन्होंने लिखी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि जब एक ही मटीरियल के अंदर आप दो तरह के ओपिनियन फॉर्मुलेट कर सकते हो तो आपने हमेशा वो ओपिनियन लेना है जो मुल्ज़िम को फेवर करेगा। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जी एक ही मटेरियल अवेलेबल है, उससे ये भी लग रहा है कि गुनाहगार भी है और ये भी लग रहा है कि गुनाहगार नहीं है, तो फिर भी आपने बेल स्टेज के ऊपर जो डाउट है वो उसका बेनिफिट आपने मुल्ज़िम को देना है। अच्छा, उन्होंने अब उसकी वजह भी बता दी। उन्होंने कहा कि जो डैमेज हो जाएगा उस मुल्ज़िम को कैदो बंद में रखने के लिए और बाद में उसका एक्विटल हो जाए तो उसको कोई भी कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। हमारी जेलें बड़ी पड़ी हैं जिसके अंदर लोग 10-10 साल जो है वो जेल काट के आए और बाद में पता चला कि उनको बरी कर दिया गया। अब उनके जो 10 साल ज़ाया हुए उनको कोई भी लॉ, कोई भी अमाउंट, कोई भी चीज़ इस तरह की जो है उनको कॉम्पनसेट नहीं कर सकती। तो जब एक मटेरियल के ऊपर दो ओपिनियन फॉर्मुलेट किए जा सकते हो तो बेल स्टेज के ऊपर आपने वो ओपिनियन फॉर्मुलेट करना है, वो ओपिनियन रखना है जिसमें मुल्ज़िम को फ़ायदा हो, यानी उसको बेल आपने ग्रांट करनी है ताकि वो एक्विटल के टाइम ये ना हो कि पता चले कि उसको एक्विटल हो गया और उसने बेचारे ने 15-20 साल जो है वो सज़ा काट ली। हमारे यहाँ पे इस तरह के शगुफ़े भी देखने में मिले हैं कि लोगों को बरी किया गया और पता चला कि उनको 5 साल पहले जो है वो सज़ा दी जा चुकी है। तो ये बड़ी एक अजीब बात है जिसके अंदर इंटरनेशनली हमारा तमस्खुर भी उड़ाया जाता है, मजाक भी उड़ाया जाता है कि क्या जुडिशल सिस्टम है। तो ये बड़ी अच्छी असूल वाली बात जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की। अच्छा, अगली जो बात इसके अंदर ये है वो भी आपको देखने में मैं आपको तस्करा करता जाऊं कि इसके ऊपर उन्होंने जो जजमेंटें हैं उनको भी कोट किया और इसके अंदर इकबाल नूर वर्सेस नैब जो कि पब्लिश भी हो चुकी है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2021 सुप्रीम कोर्ट 916 पेज के ऊपर। और इसी तरह से उन्होंने अगली एक जजमेंट का हवाला दिया जो इसी जो है वो ज़िम्रे में आती है जिसका टाइटल है जैगम अशरफ वर्सेस स्टेट और ये भी पब्लिश हो चुकी है 2016 SCMR पेज 18 के ऊपर। और इसी तरह से फिर उन्होंने एक तीसरी जजमेंट का हवाला भी दिया है जो कि तारिक बशीर वर्सेस स्टेट
जो कि पब्लिश हो चुकी हैं, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट और पेज है 34। तो नाज़रीन, ये आपने देखा कि ये बड़ी एक खूबसूरत जजमेंट हमें देखने में मिली है, और इसके अंदर जो आखिरी पॉइंट उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिसका तस्करा किया वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी का था। वो ये है कि जब एक मेन एक्यूज़ को बेल ग्रांट की जा चुकी है तो फिर बाकी जो उसके बेटर हैं, जो उसको सपोर्ट करने वाले हैं, उनकी बेल को विद हेल्ड करना जो है वो एक आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहता है कि इसके अंदर उन लोगों को भी बेल ग्रांट कर देनी चाहिए और एट द टाइम ऑफ ट्रायल इस चीज़ का तयन करना चाहिए कि क्या वो गुनाहगार हैं या नहीं है। और रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के ऊपर भी उन्होंने एक बेल का तस्करा कर दिया है, और उसके अंदर भी इन्होंने जो है वो काफ़ी जजमेंटों का हवाला दे दिया है। तो नाज़रीन, ये हमारा बुनियादी वीलॉग था जिसके अंदर हमें जब कैंसलेशन और बेल इन नैप केसेस जाएंगे तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट हमारे सामने होगी, और ये बड़ी एक एलैबोरेटेड जजमेंट है जिसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स को उजागर किया, और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमें इसके अंदर फ़ायदा पहुंचेगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारा वीलॉग आपको पसंद आया होगा। किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।